हर एक दिन पेप्सिको के उत्पादों का आनंद दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में 1 अरब से भी ज्यादा बार लिया जाता है और हर साल ये विशाल कंपनी 70 अरब डॉलर से अधिक की शुद्ध आय उत्पन्न करती है। लेकिन ऐसा होने के लिए इसे पहले कई बार दिवालिया होने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पेप्सिको के निर्माण को समझने के लिए हमें 1889 के वर्ष तक पीछे जाना होगा। यही वह समय था जब फार्मासिस्ट कैलिब ब्रैडहम ने पहली बार पेप्सी कोला बनाई थी। उस समय के कई फार्मासिस्टों की तरह कैलिब की अपनी दवा की दुकान में एक सोडा फाउंटेन था, जहां वे अपने खुद के पेय परोसते थे। उनका सबसे लोकप्रिय पेय वह था जिसे वे ब्रैड्स ड्रिंक कहते थे। यह चीनी, पानी, कैरामेल, नींबू का तेल, कोला नट्स, जायफल और अन्य एडिटिव्स का मिश्रण था और यह उनके ग्राहकों को ताजगी और ऊर्जा देने के लिए एकदम उपयुक्त उत्पाद था। जैसे जैसे यह पेय लोकप्रिय हुआ, उन्होंने इसे एक आकर्षक नाम देने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वे कोका कोला की सफलता को दोहरा सकें। उन्होंने इसका नाम पेप्सी कोला रखा। बिल्कुल मूल कोला की तरह यह पेय मीठा, कार्बोनेटेड और कोला फ्लेवर वाला था और यह अंततः इतना लोकप्रिय हो गया कि कैलिब ने 1902 में अपनी खुद की कंपनी स्थापित की। उन्होंने इसका नाम द पेप्सी कोला कंपनी रखा। शुरुआत में पेप्सी को एक पाचन सहायक के रूप में प्रचारित किया गया था और यह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उत्तेजक, स्फूर्तिदायक, पाचन में सहायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। शायद यह सबसे आकर्षक नारा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि पेप्सी कोला ने भी यह बात नोटिस की। जैसे जैसे ब्रांड फलता फूलता गया, उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी, नारे को छोड़ दिया और मशहूर हस्तियों की ताकत पर अधिक निर्भर होने लगे। बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने बार्नी ओल्डफील्ड को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। बार्नी उस दौर के एक प्रसिद्ध रेस कार ड्राइवर थे और वे जल्दी ही अपने नारे पेप्सी पिए, यह आपको संतुष्ट करेगा के लिए मशहूर हो गए। विज्ञापन अभियान जबरदस्त सफल रहा और आने वाले दशकों में पेप्सी कोला मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल करता रहा। लेकिन फिर एक आपदा आ गई। कई वर्षों की सफलता के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कंपनी पर बुरा समय आ गया। कैलिब ने युद्ध के दौरान चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव पर दांव लगाया था और यह मानते हुए कि चीनी की कीमतें और बढ़ेंगी, उन्होंने भारी मात्रा में चीनी खरीद ली। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए ठीक इसका उल्टा हुआ। इससे कैलिब के पास महंगे दाम पर खरीदी गई चीनी का भंडार रह गया। उन्होंने कंपनी खो दी और पेप्सी कोला दिवालिया हो गई। अब क्या? पेप्सी कोला के दिवालिया होने के समय कोका कोला पहले ही प्रमुख ब्रांड के रूप में उभर चुका था। यह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और कई विदेशी देशों में बेचा जा रहा था और छोटे पेप्सी के लिए भविष्य इससे बुरा नहीं हो सकता था। कर्जदाताओं के एक समूह ने कंपनी के ट्रेडमार्क, पेटेंट और अन्य संपत्तियां सिर्फ $30,000 में अपने कब्जे में ले ली और कुछ महीनों बाद रॉय मार्गरेल ने उन्हें $35,000 में खरीद लिया। पेप्सी पर पूरी तरह नियंत्रण मिलने के बाद रॉय ने कंपनी को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने व्यक्तिगत रूप से कंपनी को पैसे उधार दिए और कार्यालयों तथा संयंत्र को रिचमंड, वर्जीनिया में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन उनकी बहादुरी भरी कोशिशों के बावजूद जब महामंदी आई तो वे कंपनी को दिवालिया होने से नहीं बचा सके और 1931 तक पेप्सी कोला को एक बार फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया। उसी साल चार्ल्स गट ने मैदान में कदम रखा और एक नई तथा सफल पेप्सी कोला कंपनी स्थापित करने की इच्छा जताई। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया और न केवल एक रसायनज्ञ से बेहतर पेय तैयार करवाया, बल्कि नए बॉटलिंग ऑपरेशन भी स्थापित किए। उन्होंने सिर्फ 5 सेंट में 4 ऑन्स की बोतलें बेचना शुरू किया। चूंकि पेप्सी मूल रूप से कोक की 6 ऑन्स बोतलों की तुलना में 2 गुनी मात्रा दे रहा था, उसने खुद को एक निकेल में 2 गुना के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद इसे अप्रत्याशित सफलता मिली, क्योंकि इसका निकेल निकेल रेडियो जिंगल तट से तट तक प्रसारित होने वाला पहला जिंगल बन गया। पेप्सी कोला आपके लिए पेय है। निकल 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 निकल। अंततः इस गीत को 55 भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया
और इसे 20वीं सदी के सबसे प्रभावी विज्ञापनों में से एक भी कहा गया। लेकिन कम लाभ मार्जिन के साथ एक समस्या भी थी। चार्ल्स जानते थे कि अगर कंपनी को जीवित रहना है तो उसे बढ़ना ही होगा। इसलिए उन्होंने देश भर में बॉटलिंग प्लांट बनाए और सैकड़ों बॉटलर्स के साथ अनुबंध किए। आज के समय में इसे स्केलिंग कहा जाता है। अगले 2 दशकों तक पेप्सी कोला लगातार विस्तार करता रहा और जब 1950 में अल्फ्रेड स्टील पेप्सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने तो कंपनी ने जबरदस्त गति से तरक्की की। कोका कोला के पूर्व उपाध्यक्ष होने के नाते अल्फ्रेड जानते थे कि सब कुछ विज्ञापन पर निर्भर करता है और उनके विशाल विज्ञापन अभियानों और बिक्री प्रचार पर जोर देने से पेप्सी कोला की शुद्ध कमाई 11 गुना बढ़ गई। आखिरकार इसने पेप्सी को कोला का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बना दिया, लेकिन कोला अब भी इसे 5 गुना से अधिक बेच रहा था। कोक ने अपनी बादशाहत 3 छोटे लेकिन बेहद ताकतवर शब्दों से बनाई थी, द रियल थिंग। अब आप ऐसे स्लोगन से कैसे मुकाबला करेंगे? खैर, पेप्सी को लगा कि उन्हें इसका तरीका अच्छी तरह पता है। आखिरकार अगर कोक असली और मूल चीज थी तो इसका मतलब था कि वह बुजुर्गों की पसंद थी, है ना? पेप्सी का समाधान था कि वह उस समय के युवा बेबी बूमर्स को अपना लक्ष्य बनाए और उसने अपना ध्यान युवाओं पर केंद्रित कर दिया, थीम के साथ पेप्सी नई पीढ़ी की पसंद। यह मार्केटिंग बदलाव 60 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और इसे असर दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही वर्षों में पेप्सी ने कोक की बढ़त को आधा कर दिया। पेप्सी ब्रांड तेजी से आगे बढ़ रहा था और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए यह अलग अलग तरीकों से बदलता रहा। 1964 में उसने अपनी पहली डाइट सोडा लॉन्च की और इसके साथ ही पेप्सी पहली राष्ट्रीय कोला बन गई जिसने उपभोक्ताओं को बिना कैलोरी वाला विकल्प दिया। डाइट पेप्सी स्पष्ट रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उसी साल कंपनी ने लोकप्रिय माउंटेन ड्यू ब्रांड का भी अधिग्रहण किया। सिर्फ 1 साल भी नहीं बीता था कि पेप्सी कोला ने स्नैक निर्माता फ्रीटोले के साथ विलय कर लिया और पेप्सिको का जन्म हुआ। यह महसूस करते हुए कि उसे लगातार विविधता लानी होगी, नवगठित पेप्सिको ने तुरंत इसी दिशा में कदम बढ़ाए और 1977 से 1986 के बीच उसने 4 प्रमुख रेस्टोरेंट चेन खरीदी, पिज्जा हट, टैको बेल, KFC और 7 अप इंटरनेशनल। बेशक उसने अपने पेप्सी ब्रांड पर भी लगातार ध्यान केंद्रित किया और हालात इतने अच्छे हो गए कि कभी असफल रही पेप्सी अब अमेरिका में शीर्ष सोडा ब्रांड के रूप में कोका कोला को पछाड़ने की धमकी देने लगी थी। इसके अलावा 1974 में ब्रांड ने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी जब वह सोवियत संघ में उत्पादित और बेचा जाने वाला पहला अमेरिकी उत्पाद बन गया। लेकिन क्या यह सब काफी था? हालांकि कोका अभी भी दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा, लेकिन 1970 और 1980 के दशक में पेप्सी लगातार बाजार हिस्सेदारी हासिल करता रहा। उनके पेप्सी जनरेशन विज्ञापनों ने युवा उपभोक्ताओं को आकर्षित किया, जबकि अब पुराने उपभोक्ताओं को उसकी आक्रामक पेप्सी चैलेंज अभियान के जरिए निशाना बनाया गया। इस अभियान में उपभोक्ताओं को ब्लाइंड टेस्ट करवाए जाते थे और अक्सर ऐसा होता था कि वे यह जानकर हैरान रह जाते थे कि उन्हें कोका कोला नहीं बल्कि पेप्सी का मीठा स्वाद ज्यादा पसंद आया। कोका कोला का मुख्यालय अटलांटा में डर से कांप उठा और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनकी अपनी रिसर्च ने पेप्सी के दावे की पुष्टि कर दी। एक बार फिर पेप्सी को रोकना नामुमकिन था और 1984 में उसने नया इतिहास रच दिया जब उसने माइकल जैक्सन को अपना प्रवक्ता नियुक्त किया। उस समय MSA अपने थ्रिलर की सफलता के चरम पर थे और रचनात्मक टीवी विज्ञापन इतने हिट हुए कि पेप्सी ने पूरे दशक में टीना टर्नर, जो मोंटाना और माइकल जे फॉक्स जैसे कई अन्य सेलिब्रिटीज को भी अनुबंधित किया। लेकिन MJ के साथ ही पेप्सी ने वास्तव में मार्केटिंग के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। 80 के दशक में मूल रूप से 2 तरह के लोग होते थे, कोक पीने वाले और पेप्सी पीने वाले, और अगर आप माइकल जैक्सन को पसंद करते थे तो अब आपके पास पेप्सी के समूह का हिस्सा बनने की अच्छी वजह थी। कोका कोला ने पहले ही MJ को $1 मिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया और जैक्सन परिवार ने पेप्सिको का रुख किया।
उस समय पेप्सिको के सीईओ रोजर एनरिको किसी बड़ी सोच की तलाश में थे। मकसद यह था कि पेप्सी को युवा और कोक को पुराना दिखाया जाए, और इसके लिए पॉप के किंग से बेहतर कौन हो सकता था। उन्होंने $5 मिलियन की साझेदारी की, और यह न केवल किसी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट डील का रिकॉर्ड तोड़ने वाला सौदा था, बल्कि इसने दोनों संस्थाओं को पूरे एक दशक के लिए जोड़ दिया। 1985 तक कोला के इस द्वैधाधिकार में जंग छिड़ चुकी थी, और पेप्सी ने सुपरमार्केट्स में कोक की बिक्री को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। क्या यह आखिरकार अपने बड़े प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए काफी होगा? जहां कोला और पेप्सी के बीच जंग जारी थी, वहीं पेप्सिको को अपने व्यवसाय के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ रहा था। 1970 के दशक के अंत से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक कंपनी ने अपने मुख्य पैकेज्ड फूड और बेवरेज ब्रांड्स के दायरे से बाहर जाकर लगातार अन्य व्यवसायों को खरीदा और विस्तार किया, लेकिन 1977 तक यह स्पष्ट हो गया कि ये कई गैर मुख्य व्यवसाय उतने लाभकारी नहीं थे जितनी उन्हें उम्मीद थी। हालांकि रेस्तरां उसके पोर्टफोलियो का 36% हिस्सा थे, लेकिन वे उसकी 3.7 बिलियन की कमाई में केवल लगभग 22% का ही योगदान दे रहे थे। यह महसूस करते हुए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रिटो ले स्नैक्स पर फिर से ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा, एक एग्जिट प्लान बनाया गया और पहले से खरीदे गए फास्ट फूड रेस्तरां को अलग कर एक नई स्वतंत्र कंपनी में बदल दिया गया, जिसका नाम ट्राइकॉन ग्लोबल रेस्तरां रखा गया, जो बाद में यम ब्रांड्स बन गए। फास्ट फूड चेन से छुटकारा पाने के बाद अधिग्रहण और विलय का एक नया युग शुरू हुआ, और ऐसा लग रहा था कि इस बार पेप्सिको एक नया रास्ता अपनाना चाहता है। और अधिक सेहतमंद दिखने वाले उत्पाद जोड़ने के इरादे से उसने 1998 में सीग्राम कंपनी से ट्रॉपिकाना और डोल जूस ब्रांड्स का अधिग्रहण किया, और 2001 में उसने क्वेकर ओट्स कंपनी के साथ विलय कर एक नया डिवीजन क्वेकर फूड्स एंड बेवरेजेस बनाया। अमेरिका में अपनी जबरदस्त सफलता के बाद अब पेप्सिको ने अन्य देशों में भी अपने संचालन का विस्तार करने पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। 2000 के दशक की शुरुआत तक रूस पहले ही उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका था, और 2008 में रूस के सबसे बड़े जूस निर्माता में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदने के बाद और 3 साल बाद विम्बिल्डन फूड्स का अधिग्रहण पूरा करने के साथ पेप्सिको अंततः पूरे रूस में सबसे बड़ी खाद्य और पेय कंपनी बन गई। आज पेप्सिको पूरी दुनिया के सबसे सफल ब्रांड्स में से एक है। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में खाद्य और पेय पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें 23 ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रत्येक साल में $1 अरब से अधिक की बिक्री करते हैं। कंपनी की सफलता का कारण इसका विशाल खाद्य और पेय पोर्टफोलियो है, जिसमें फ्रिटोले, गेटोरेड, पेप्सी कोला, माउंटेन ड्यू, क्वेकर, ट्रॉपिकाना और सोडा स्ट्रीम जैसे कई ब्रांड्स शामिल हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियों की तरह पेप्सी ब्रांड ने भी खुद को उस सीमा से कहीं आगे तक विविधीकृत कर लिया है, जिसकी कल्पना कैलिब ब्रैडहैम ने कभी की भी नहीं होगी। आज पेप्सी कोला ड्रिंक अपने यादगार विज्ञापनों के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि अपने शाश्वत प्रतिद्वंद्वी के साथ कभी न खत्म होने वाली प्रतिस्पर्धा के लिए। 1868 में अपनी स्थापना के बाद से यह दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले उत्पादों में से एक बन गया है। यह थी पेप्सिको की कहानी। क्या आप पहले से ही इसके कई बार दिवालिया होने के बारे में जानते थे? और आपको क्या लगता है इस कहानी में और कौन कौन सी बातें जोड़ी जा सकती थीं? इसे कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल पर और भी प्रेरणादायक बिजनेस वीडियो देखने के लिए जरूर जाएं।